Good morning, dear students. So, let us take our chapter further. आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को और जो टॉपिक है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन में मोशन के बारे में जानना है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या होता है। तो ये सबसे सिंपल तरीके का मोशन है ना। सिंपल वे में अगर हमारे दिमाग में मोशन आता है तो हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सीधे लाइन में चल रहा है, सीधा चल रहा है। सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे. Consider the motion of an object moving along a straight path, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट का मोशन हम कंसिडर करेंगे जो कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ से शुरू कर रहा है, विच इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट. और ये ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से सारा कैलकुलेशन होगा. यहाँ पे हम रह के देखेंगे कि कहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है. और मीन्स रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ पे हम इमेजिनरी खुद को फिक्स करते हैं, है ना. खुद को हम उस पॉइंट पे फिक्स करते हैं और सारा ऑब्जर्वेशन वहाँ से करते हैं, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स reference point. Let A, B and C represent the position of the object at different instants. A, B और C इस मोशन में अलग अलग पॉइंट्स हो गए, है ना. आप फिगर 8.1 में देख रहे होगे. At first the object moves through C. सबसे पहले O से चला ऑब्जेक्ट और C पे पहुंचा. और ये जो C का जो पोजीशन है, C ये इसका डिस्टेंस है 25, है ना. ये डिस्टेंस 25 मीटर किलोमीटर जो भी हो, ठीक है. मूव्स थ्रू C एंड B एंड रीचेस A. तो O से चला, C तक गया, फिर B तक गया और फिर B से A तक पहुंचा. देन इट्स मूव्स बैक. फिर वो पीछे आता है ना. फिर से उसी रास्ते से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पीछे आएगा. देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज C. और आके C पर रुक गया थ्रू B, है ना. B से होता हुआ C पर आके रुक गया. वाइल यहाँ पे है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब टोटल पाथ लेंथ इसका कितना हो गया भैया हमारा. पहले तो चला O से A तक, तो ये तो हमारा सीधा सीधा 60 किलोमीटर हो गया. फिर वापस लौटा, C तक आया है वापस लौट के, तो 60 से लेके 35 तक, है ना. 60 से लेके इधर 25 तक, तो ये हमारा हो गया 35 किलोमीटर. और तो टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 95 किलोमीटर. OA प्लस AC, है ना. OA का डिस्टेंस 60 हो गया और AC 35. टोटल विल बी 95 किलोमीटर्स. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कवर किया है इस ऑब्जेक्ट ने. To describe distance we need to specify only the numerical value. और आप देख रहे होगे, इसमें ऑब्जर्व कर रहे होगे कि डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए. इसमें कोई भी डायरेक्शन का कहीं पर भी दिशा का कहीं पर भी रोल नहीं है ना. Not the direction of the motion, where there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values.
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को अगर हम बता दें तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, कोई भी डायरेक्शन या फिर अदर चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं लिखा है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इसको। ओके, द क्वांटिटी विच ओनली हैज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मात्रा हो, उसमें उसकी मात्रा कितनी है उसमें, है ना, उसमें डायरेक्शन कहीं नहीं मेंशन किया हो या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वैसे क्वांटिटीज़, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो स्केलर और वेक्टर ये हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। So the numerical value of a physical quantity is its magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial point O? तो अब इससे हमको डिस्टेंस निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा। तो इधर 95 था, है ना, और फिर इधर वापस आया C तक, वो भी जोड़ लेंगे 25, है ना। ये हमारा हो जाएगा 120, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर। This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. अब हमको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है ना। ये तो पूरा घूम घुमा कर पूरा टोटल डिस्टेंस हो गया 95, टोटल कितना चला 95 + 35, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ज़ीरो जो है ओरिजिन, वहाँ से और फाइनल कहाँ पे आके रुका, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है ना। हमें मतलब नहीं है कि वो कहाँ कहाँ से घूम कर आया, कितना दूर चल के आया, हमें बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। सो this distance will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. तो यही है हमारा shortest distance, initial position से final position के बीच का जो सबसे short distance होगा, है ना। अब जैसे अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तय करना है तो इसमें डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, है ना, कहाँ से चलना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. So, can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? क्या अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला, पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और वही उसका फाइनल पोजीशन है, तो पूरा डिस्टेंस भी वही हुआ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही हुआ, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में बराबर हो गए, ठीक है। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर 8.1. फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर, है ना। तो इसी एग्जांपल में आप देख लो, O से A का अगर बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है ना।
60 किलोमीटर डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is 60 kilometer plus 25 kilometer is equal to 85 किलोमीटर। अगर O से A और A से फिर B यहाँ आए तो पूरा का पूरा डिस्टेंस इसका 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर 85 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर यानी इनिशियल पॉइंट इसका O था और फाइनल पॉइंट B था, है ना। पहले O से A तक गया फिर वापस आया B। लेकिन अगर ये पूरा डिस्टेंस हो गया, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो O से B तक सिर्फ काउंट करेंगे क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक काउंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर, वाइल द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के बराबर नहीं है, बिल्कुल अलग है ना। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन may be 0 but the corresponding distance covered is not 0। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है ना। लेकिन जो है डिस्टेंस का भी 0 नहीं होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो इस पॉइंट से ऐसे चला फिर इधर बढ़ा और फिर वहीं पे आके मिल गया इस पॉइंट पे आके, है ना। ये पॉइंट इसका यहाँ आके मिल गया। तो ये इसने यहीं से शुरू किया, इनिशियल पॉइंट इसका यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 0, है ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस पर तो पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का सब ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 इन एनी केस, ओके। एंड सो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। These are used to describe overall motion और ये overall motion जो है उसको describe करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। describe करता है किस तरह से motion को हम कैसे describe करते हैं, initial position क्या था और final position क्या था। मतलब position किसी object का change हो रहा है तो पहले शुरुआती initial मतलब शुरुआत का position क्या है, फिर final position क्या है ना। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए दो क्वांटिटी हमने मदद ली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी 0, सॉरी it can be 0 also, displacement, okay. Now here one activity is there, activity 8.3, take a meter scale and long rope। एक मीटर स्केल लीजिए और एक रस्सी लीजिए लंबी। walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चलें। measure the distance covered by u and magnitude of the displacement। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालें। what difference would you notice between the two in this case। हमें इन दोनों में आप क्या फ़र्क देखोगे, आप करके देखो क्या आता है इसका रिजल्ट। automobiles are filled with device that shows the distance traveled। ऑटोमोबाइल्स यानी कोई भी गाड़ी आप देखते होगे, इधर बाइक, स्कूटी, 4 व्हीलर कुछ पे, उसमें डिस्टेंस मेज़र करने का एक मशीन लगा होता है।
सच अ डिवाइस इज नोन एज एन ओडोमीटर, इसको ओडोमीटर कहते हैं। अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, एक कार है जो भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक आया। डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर, है ना। तो इनिशियल रीडिंग उसका क्या था और जो फाइनल रीडिंग क्या था उसको माइनस कर दिया हमने, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस निकल गया। और ये डिस्टेंस जो है 1850 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर आया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग रोड मैप ऑफ इंडिया। अब ये तो डिस्टेंस हो गया, मतलब भुवनेश्वर से दिल्ली तक आए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लेकर नहीं आए होंगे, बहुत जगह घूम के आए होंगे, ऐसे लंबा ऐसे आड़ा तिरछा रोड, है ना, ऐसा भी मिला होगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग रोड मैप। रोड मैप से अगर हम देखें अगर गूगल मैप पे, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो डिस्टेंस इन्होंने तय किया है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं, है ना। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा जो डिस्टेंस का है ना। अगर नहीं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दूसरा आएगा। ओके, so now students, do these 3 questions. Okay, there are 3 questions here given. ये तीनों क्वेश्चन आप करो, then we will move further in our next topic, which is uniform motion and non-uniform motion. तो मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। डिस्टेंस कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इन सब के आधार पे ये क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चन को करिए। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, थैंक यू।